और चैंपियंस, क्या हाल चाल है। तो हम लोग वो प्रोजेक्टाइल वाला जो पिछला जो था लेक्चर उसको कंटिन्यू कर देते हैं। जो लास्ट वाला जो लेक्चर था उसमें हम लोग IT 96 के सम को डिस्कस करने वाले थे, लेकिन वीडियो की जो लेंथ थी वो थोड़ी ज़्यादा हो रही थी, इसलिए हमने उसको वहाँ पे छोड़ दिया। तो आज उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स रिकॉल कि प्रॉब्लम क्या था। प्रॉब्लम जो था वो यहाँ पे था कि एक हिल है जिसकी हाइट 10 मीटर दी हुई थी। एक हिल है जिसकी हाइट 10 मीटर दी हुई थी और इस हिल के इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0, मतलब इसको ओरिजिन उन्होंने ले रखा हुआ। और ये हम लोगों का एक्स एक्सिस हो गया और ये हम लोगों का बेटा वाई एक्सिस हो गया। ठीक है। अब यहाँ से क्या है कि दो गन्स वहाँ पे सिचुएटेड थे, एक 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल से अप द इंक्लाइन और इस गन से एक बुलेट को फायर किया गया एट द रेट ऑफ 5√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। एक बुलेट को इस तरीके से हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल बना करके फायर किया गया। एक दूसरा जो बुलेट था उसको हॉरिजॉन्टल के तरफ कुछ देर के बाद, इसके कुछ देर के बाद ऐसे करके 5√3 से फायर किया गया। अब ऐसा देखा गया कि ये जो दोनों बुलेट्स हैं वो इधर में ऐसे जा करके किसी एक पॉइंट पे कोलाइड कर जाते हैं इन मिड एयर। अब मान लो कि ये जो पॉइंट है P, इस P की जो कोऑर्डिनेट है वो हम लोगों को x, y दी हुई है। ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने पूछ रखा हुआ कि x का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू कितना है। में और एक चीज़ पूछा हुआ था कि ये दोनों जो बुलेट्स फायर किए जा रहे हैं, ये जो दोनों बुलेट्स फायर किए जा रहे हैं, इनके बीच में जो टाइम इंटरवल है वो टाइम इंटरवल कितने का है। जो दोनों बुलेट फायर्स किए जा रहे हैं, दोनों बुलेट्स के फायर करने के बीच में जो गैप है वो कितने का गैप है। तो ये एक प्रॉब्लम था। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान रखो। अब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं पहले ये बताता हूँ कि जो बच्चों का जो वेक्टर अप्रोच का जो डायग्राम रहता था वो कैसा रहता था इस प्रॉब्लम के लिए। ठीक है। तो आप उसको भी देखने की कोशिश करो। तो कुछ बच्चे इसमें बताते थे। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कितनी घटनाएं घट रही हैं इसको हम लोगों को देखने की आवश्यकता है। मतलब कि इसमें क्या क्या हो रहा है, इसमें क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे कितनी घटनाएं घट रही हैं इसको हम लोग को देखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है ये हमको जानने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले मैं एक स्टॉप वॉच लाता हूँ जिससे कि हर घटना के लिए एक टाइम मैं असाइन करूँगा। तो यहाँ पे एक हम ऐसे करके स्टॉप वॉच जैसा लाए और बोल रहे हैं कि ये t=0 है और इस इंस्टेंट पे जो पहला जो बुलेट है उस बुलेट को फायर किया गया, ये है t=0 और एक जो बुलेट फायर किया गया वो t=t1 पे फायर किया गया। तो दोनों के बीच में जो टाइम का गैप है वो t1 हो जाएगा। तो जो डेल्टा t है वो हमको t1 है, तो बेसिकली हमको t1 ही फाइंड करना है, हम लोगों को t1 ही फाइंड करना है। अब हम मान लेते हैं कि 0 पे तो कौन से बुलेट को फायर किए, तो बेटा 0 पे हम लोगों ने पहले बुलेट को फायर किया सर। और t=t1 पे किस बुलेट को फायर किए, तो t=t1 पे हमने सेकेंड बुलेट को फायर किया। अब मान लेते हैं कि t=t1 + t2 टाइम पे दोनों बुलेट कोलाइड कर गए। ठीक है बेटा, t=t1 + t2 टाइम पे दोनों बुलेट कोलाइड कर गए। तो इसका मतलब हुआ कि जो पहला बुलेट है वो पहला बुलेट कितने देर के लिए बिफोर कोलिजन रहा, मतलब यहाँ से यहाँ ये कितने देर के लिए मूव किया। तो पहला बुलेट यहाँ से यहाँ, मतलब कि ये t1 + t2 टाइम के लिए मूव किया है। और जो दूसरा बुलेट है वो कितने देर के लिए मूव किया है इन एयर बिफोर कोलिजन। तो हम बोल सकते हैं ये t1 है, ये t1 + t2 है, तो ये जो गैप है वो t2 है। इन दोनों के बीच में, दो इंस्टेंट के बीच में, इंसिडेंट्स के बीच में t1 गैप है और यहाँ पे दो इंसिडेंट्स के बीच में जो गैप है वो t2 गैप है। तो इस तरह से हमने टाइम असाइन कर लिया। ठीक है। तो सेकेंड बुलेट सिर्फ t2 टाइम के लिए मूव किया है और पहला बुलेट जो है वो t1 + t2 टाइम के लिए मूव किया है।
अब इसका जो डायग्राम बच्चे बनाते हैं उस डायग्राम को आप लोग भी देखो। यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, अभी हमको करना क्या है, हमको a इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को यूज़ करना है। ठीक है, हम g इक्वल्स टू हम 10 यूनिट ले लेते हैं, g इक्वल्स टू 10 यूनिट ले लेते हैं। ठीक है, अब यू टी के हेड में और हाफ ए टी स्क्वायर का टेल को ऐड करना है। अब पहले बुलेट के लिए अगर हम देखें तो पहले बुलेट के लिए ये यू टी रह गया, इस तरीके से ये यू टी रह गया और ये एंगल 60 डिग्री रह गया। और यू टी की जो मैग्नीट्यूड हो गई पहले बुलेट के लिए वो हो गई 5√3 एंड देन T1 प्लस T2। और पहले बुलेट के लिए ये कुछ इधर में हाफ ए टी स्क्वायर रह गया, हाफ ए टी स्क्वायर जिसकी मैग्नीट्यूड 5 T1 प्लस T2 होल स्क्वायर हो गया। और T1 प्लस T2 टाइम के बाद पहला बुलेट जो O से फायर किया गया ओरिजिन से वो पॉइंट P पे आ गया, पॉइंट P पे आ गया। ठीक है, इस तरीके से P पे आ गया। ठीक है, ये पहले बुलेट का ये यू टी हो गया, यू टी का मतलब ये 5√3 और T1 प्लस T2। और यू टी के हेड में हाफ ए टी स्क्वायर का टेल, तो हाफ ए टी स्क्वायर का डायरेक्शन तो वही होगा जो ए का होगा, और ए मतलब जो जी है वर्टिकली डाउनवर्ड वही डायरेक्शन होगा। और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हाफ ए, जी हम 10 ले लिए हैं तो हाफ ए हो गया 5 एंड टी इज T1 प्लस T2 होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पे हाफ ए टी स्क्वायर का मैग्नीट्यूड 5 T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर ये आ गया। अब पार्टिकल O से कहाँ पे आ गया बेटा, तो पार्टिकल सर O से P पे आ गया। अब देखो अगर कोलिजन करना है तो दूसरे पार्टिकल को T2 टाइम के बाद मूव करके, क्योंकि वो तो लेट से स्टार्ट कर रहा मूव करना, तो जब से भी वो स्टार्ट कर रहा तब से T2 टाइम के बाद मूव करके उसको इसी P पे पहुंचना है। तो अगर तुम अपने डायग्राम को बेटा, अगर तुम अपने डायग्राम को कुछ ऐसे बना लेते हो इस तरीके से, या फिर तुम अपने डायग्राम को कुछ ऐसे बना लेते हो, या फिर तुम अपने डायग्राम को कुछ ऐसे बना लेते हो इस तरीके से, या फिर आप अपने डायग्राम को ऐसे बनाते हैं ऐसे, या फिर आप अपने डायग्राम को ऐसे बनाते हैं, तो ये जो सारे डायग्राम्स हैं वो गलत हो जाएंगे। ये जो सारे डायग्राम्स हैं वो गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हो जाएंगे? क्योंकि जब कोलिजन करेगा तो जो स्पेस का पॉइंट P है वो एक ही पॉइंट होगा। तो अगर हम बोल रहे हैं कि T1 प्लस T2 टाइम के बाद पहला बुलेट यहाँ पे आया और T2 टाइम के बाद T2 टाइम मूव करके दूसरा बुलेट यहाँ पे आया, तो ये दो अलग अलग पॉइंट P नहीं हो सकते हैं, P कोई एक ही पॉइंट होगा। तो जब तक आप यहाँ पे गैप रखते हो ये आपका डायग्राम गलत होगा। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको गैप नहीं रखना है, आपको गैप बिल्कुल नहीं रखना है। ठीक है, एक ही जगह पे लाना है इस तरीके से। अगर तुम ऐसे सोचो कि कोई एक डायग्राम इस तरीके से बना रहा, एक ऐसे बना रहा, एक ऐसे बना रहा, तो बुलेट को एक ने क्या किया, इस लेवल से ऊपर रखा हुआ है और दूसरे ने एक बुलेट को यहाँ से नीचे रखा हुआ, मतलब वो दो अलग अलग जगह पे P को दिखा रहे हैं। तो जब तक दो अलग अलग जगह पे P होगा, P स्पेस का कोई एक ही पॉइंट है। मेन मेरा समझाने का मतलब यही है कि जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करो, हम ये नहीं बोल रहे कि गलती ना करो, पहले गलती करके सीख लो और फिर गलती का रीजन फाइंड करो कि गलती हमसे क्या हो रहा। What type of mistakes I am going to commit? Why I am not getting the correct answer? Okay, so first you should understand कि if they are going to collide at some particular point P, then that point is unique point for both of them. That point is unique point of the space. So if this stands the point where the particle is going, first particle or first bullet is going after time t equals to T1 plus T2, the second bullet after its start will reach to the same point P after time T2 from the start.
यहीं पे आना है, इसके इस साइड, इसके इस साइड, इसके ऊपर, इसके नीचे, इस साइड, इधर इधर कहीं नहीं ले जाएंगे। जब तक ऐसा करेंगे हम, जब तक हम ऐसा करेंगे बेटा, इसका मतलब हमने दो अलग अलग पॉइंट पे पार्टिकल्स को पहुंचा दिए तो कोलिजन नहीं होगा। तो वो सारी गलती इससे आप सीख सकते हो। इस तरह के डायग्राम बच्चे हमारे क्लास में बनाते हैं, जिसको मैं, चूँकि यहाँ पे तुम लोग हो नहीं तो मैं बाकी बच्चों का ऐसे कॉपी दिखा नहीं सकता, तो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कि किस तरह की गलतियाँ बच्चों ने की रखी हुई हैं। और ऐसा नहीं कि ये बच्चे गलती करके और कहीं नहीं गए, ये सारे बच्चे, क्योंकि इस तरह का अप्रोच हम बेसिकली सिर्फ मतलब जो रैंकर्स होते हैं उन्हीं को हम बताते हैं। तो ये सभी चले गए हैं आईआईटी, जिन्होंने इस तरह की गलती की हुई है वो आईआईटी गए हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं गए हुए। ठीक है, तो आप गलती करो, गलती से सीखो, उसको रिपीट ना करो। तो आप देख लो, अब इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान होगा। अब यहाँ पे दूसरे अब हम लोग दूसरे पार्टिकल का देख लेते हैं। तो दूसरे पार्टिकल का अगर हम यूटी देखते हैं तो दूसरे पार्टिकल का यूटी यहीं पे इधर में हॉरिजॉन्टल की तरफ इसको हुआ, और ये 5√3 और सिंपली T2, क्योंकि ये T2 टाइम के लिए मूव किया होगा। अब इसको यहीं तक ले जाना है, पक्का है, आगे नहीं ले जाना है, पीछे नहीं ले जाना है। आगे पीछे ले जाने से इसका जो हाफ AT² के बाद बचेगा वो गैप हो जाएगा, तो वो एक पॉइंट नहीं रहेगा। और दूसरे का जो हाफ AT² होगा वो यहीं तक होगा, और इसकी लेंथ 5T2² हो जाएगी, ये वाली लेंथ। और ये लेंथ तो हम दिखाई दिए कि कितना हो गया। अब मान लो ये O है, ये A है, और ये बेटा B है, इस तरीके से। अब इन ट्रायंगल, अगर हम लोग OAB की बात करें, OAB, इस ट्रायंगल OAB में बात करते हैं हम, तो अगर हम लोग cos 60 यूज़ करते हैं, अगर इसमें हम cos 60 यूज़ करते हैं तो आई एम गेटिंग 5√3 T2 एंड डिवाइडेड बाई 5√3 एंड देन T1 plus T2, which of course after solving going to give me the 5√3 is going to get cancelled out, and half is nothing but T2 upon T1 plus T2, which on solving gives me that T1 plus T2 equals to 2 times T2. So the T1 equals to T2, means whatever the time gap I have chosen for throwing the second bullet, the same time gap the second bullet is taking again to collide with the previous one, the first bullet. Means आपका पहला बुलेट को फेंकने के बाद, पहले बुलेट को थ्रो करने के बाद जितनी देर के बाद आपने दूसरे बुलेट को थ्रो किया, दूसरे बुलेट के निकलने के ठीक उतने ही देर के बाद कोलिजन हुआ। मतलब जो टाइम T1 है वही टाइम T2 है। अब इसको मान लेते हैं हम T0, मान लेते हैं बेटा, इसको हम T0 मान लेते हैं। फिर इसी ट्रायंगल में अगेन इन ट्रायंगल OAB अगर हम 1060 यूज़ कर लें, 1060 अगर हम यूज़ कर ले बेटा, तो 1060 देख लो, 1060 किसके बराबर हो जाएगा, तो ये AB अपन OB हो जाएगा। अब ये 1060 कितना हो गया, तो ये √3 हो गया सर। AB की वैल्यू कितनी हो गई, तो AB हम निकाल सकते हैं। ये देखो T1 और T2 दोनों जो है वो T0 हो गया, तो T0 प्लस T0 तो 2T0 हो गया। अब 2T0 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 4T0² हो गया। और इसको 5 से हम मल्टीप्लाई कर दिए तो ये टोटल 20T0² हो गया, और उसमें से ये 5T0² चला गया, तो 20 से 5 चला गया तो ये 15T0² बच गया। ये आसान है। और फिर ये तुम्हारा 5√3 T0, ठीक है। अब इसको कैंसिल करो इस तरीके से, 5√3 इस तरह से, ये 5√3 और ये कट के 1 हो गया, और यहाँ पे ये T0 जो आया वो 1 सेकेंड आया। तो ये बहुत ही आसानी से आ गया कि 1 सेकेंड के बाद, मतलब पहले को जब हम थ्रो किए तो उसके 1 सेकेंड के बाद दूसरे को थ्रो किए, और दूसरे के 1 सेकेंड के बाद थ्रो करने के, है ना, मतलब कि पहले को हम t=0 पे थ्रो किए तो उसके 1 सेकेंड के बाद दूसरे को थ्रो किया गया, और दूसरे के
थ्रो करने के 1 सेकेंड के बाद कोलिजन हुआ। तो इस तरीके से आसानी से ये हम लोग को मिल गया कि पहला बुलेट जो है वो 2 सेकेंड के लिए मूव किया है और दूसरा बुलेट जो है वो सिर्फ 1 सेकेंड के लिए मूव किया। तो अब यहाँ पे फोकस करते हैं तो टाइम गैप हमारा मिल गया, ये हमारा 1 सेकेंड मिल गया। रहा बात एक्स और वाई का, तो ये देख के पता कर सकते हैं कि ये जो दूरी है ओ बी वो एक्स है, ठीक है। ये तो ओरिजिन है, यही तो ओरिजिन है, और ये हम लोगों का क्या है बेटा, ये एक्स एक्सिस है, और ये बेटा क्या है, ये वाई एक्सिस है। तो ये ओरिजिन हो गया। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, जिसमें एक्स की वैल्यू कितनी है 5√3t2। t2 क्या है, t0 है, t0 क्या है 1 सेकेंड है। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट जो हो गया वो 5√3 हो गया। वाई कोऑर्डिनेट की बात अगर हम करते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट ये कितना है 5t2², t2 फिर से t0, t0 फिर से 1, तो ये 5 है। अब चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है तो y नेगेटिव होगा, तो जो p का कोऑर्डिनेट होगा वो 5√3, -5 होगा। ये बहुत ही आसान है। मेन इसमें डायग्राम है, डायग्राम में क्या होगा कि दोनों का ut + ½ है t² आप जब ड्रॉ करते हो, ठीक है, और लास्ट में अलग अलग जगह पे वो फाइनल टिप जो मिलता है, तो इसका मतलब कि आपने 2 अलग अलग जगह पे रखा हुआ है, और जब तक आपने 2 अलग अलग जगह पे रखे हुए हैं इसका मतलब कि आपका कोलिजन नहीं हो रहा, ठीक है। चलो इसको पॉज करके थोड़ा सा देख लो। ओके, तो अब हम लोग एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देख लेते हैं। इट वाज आस्क्ड इन द ईयर IIT 94 और नो डाउट एडवांस लेवल का सम था, ठीक है। सब में क्या बोल रहा था कि वहाँ पे 2 टावर्स थे, ठीक है, वहाँ पे 2 टावर्स थे। ये रहा ग्राउंड, और ग्राउंड पे ये 2 टावर्स थे। एक टावर आपका ये AB नाम दे रखा उन्होंने, जिसकी हाइट उन्होंने 20 मीटर दी हुई है, और एक दूसरा टावर यहाँ से D डिस्टेंस पे उन्होंने दे रखा हुआ है, और उसका नाम ये CD रखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। और इसका जो हाइट था इन्होंने 30 मीटर दे रखा हुआ। इस टावर की जो हाइट दे रखी है उन्होंने वो 30 मीटर दे रखी हुई है, ठीक है। तो ये 20 मीटर का टावर है, ये 30 मीटर का टावर है, ठीक है, और ये दोनों वर्टिकल्स हैं, और इनके बीच में जो हॉरिजॉन्टल गैप है, जो डिस्टेंस है बिटवीन द टावर्स, वो D है। आप IIT 94 सर्च करो, या अगर आपके पास आर्काइव हो, मतलब पास्ट 30 to 40 ईयर्स का जो प्रॉब्लम होता है उसको देखोगे तो मिल जाएगा उसमें, है ना। तो वहाँ से प्रॉब्लम देख सकते हो, और डिस्कशन देखो, डिस्कशन में बहुत फ़ायदा होगा, नई चीज़ें आएंगी, देख के सीखेंगे, उसको अपने से बाकी जगह पे एप्लीकेशन करो, ठीक है, और उससे बेनिफिट बहुत होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मचा दोगे, ठीक है। तो 2 टावर्स हो गए AB और CD, हाइट वगैरह दिया हुआ। अब क्या हुआ कि दोनों जगहों से, यहाँ से और यहाँ से, A से और C से, A से हॉरिजॉन्टल में 10 मीटर पर सेकेंड से एक पार्टिकल को थ्रो किया गया, और यहाँ से 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल में बना करके और 10 मीटर पर सेकेंड से ही लेकिन एक पार्टिकल को थ्रो किया गया, ठीक है। इस पार्टिकल का जो मास था वो m दिया हुआ था, और इस पार्टिकल का जो मास था वो 2m दिया हुआ था। अब वो क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों जो पार्टिकल है वो कहीं पे जा कर के किसी एक जगह पे कोलाइड कर रहे हैं। से सपोज द पॉइंट इज P, यहाँ पे P पे आकर के कोलिजन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से जो पार्टिकल थ्रो किया गया और यहाँ से जो पार्टिकल थ्रो किया गया, ये दोनों पार्टिकल P पे आकर के कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहे थे कि ये जो D है वो D कितना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टावर्स, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टावर्स। और ये बोल रहे थे कि जो कंबाइंड मास है वो इनएलास्टिक कोलिजन कर रहा है ना, ये जो आपस में जो कोलाइड कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जो कोलिजन है, कोलिजन इज परफेक्टली इनएलास्टिक, कोलिजन इज परफेक्टली इनएलास्टिक, परफेक्टली इनएलास्टिक ये कोलिजन है ना। तो जो कंबाइंड मास हो रहा है वो कहाँ पे फॉल करेगा, जो कंबाइंड मास बन रहा, ठीक है, वो कहाँ पे फॉल करेगा उसका लोकेशन बताना था। तो चलो हम इसको देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। फिर से वापस हम लोग इसको ही यूज़ करेंगे, S =
जो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, इसको हम फिर से यूज़ करेंगे इसके हेड में, इसको टेल को ऐड करना है। तो दोनों के लिए देखते हैं, हम जो ए वाला है उसको देखते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, इसका यू टी हो गया जिसका मैग्नीट्यूड हो गया 10t, ठीक है। दोनों एक ही टाइम पे थ्रो किया गया था। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात थी, है ना, बताना हम भूल रहे, दोनों एक ही टाइम पे थ्रो कर गए थे, ठीक है। तो जब कोलिजन होगा तो दोनों का एक ही टाइम लगेगा, दोनों एक ही देर के लिए मोशन करेंगे। ये जितने देर के लिए मूव करेगा ये भी उतने देर के लिए ही मूव करेगा। तो ये पहले वाले का यू टी हो गया और ये पहले वाले का हाफ ए टी स्क्वायर हो गया इस तरीके से। और मान लेते हैं कि ये पॉइंट पी पे पहुंच गया, ठीक है। अब पिछले प्रॉब्लम से हम लोग को ये तो मालूम है कि दूसरे वाले को भी यही लाना है, मतलब दूसरे वाले को भी पॉइंट पी पे ही लाना है। जो मतलब वहाँ से जो चलेगा, सी से चलेगा, उसको भी पॉइंट पी पे ही लाना है, ठीक है। अब मान लो कि किसी ने बोला हाँ सर ये तो पक्का है, तो उसने क्या किया, उसने ऐसा किया, एक ऐसा डायग्राम किया और फिर ऐसा डायग्राम कर दिया, इस तरीके का डायग्राम कर दिया। और एक दूसरे बच्चे ने कैसा डायग्राम किया, एक दूसरे बच्चे ने ऐसा डायग्राम किया और एक ऐसा डायग्राम किया। पिछले प्रॉब्लम से इतना तो पता चल गया कि सर ने बोला है कि एक जगह पहुंचाना है तो पहुंचा देते हैं, लेकिन वो लोग पहुंचा कैसे पा रहे हैं, मतलब पी पे वो जो ला रहे हैं यू टी और हाफ ए टी स्क्वायर करके इस तरीके से ला रहे हैं, ठीक है। अब जो बच्चा ये डायग्राम कर रहा या जो बच्चा ये डायग्राम कर रहा, उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका प्रॉब्लम है इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स कब होते हैं, सबसे पहले वेक्टर्स इक्वल होने के लिए पहली जो कंडीशन है कि दे मस्ट रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। आप इक्वल तो तभी बोलोगे ना जब वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर दे, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे। तो ये एक हुआ। दूसरा क्या हुआ कि उन लोगों का सेम मैग्नीट्यूड होना है। और तीसरा क्या हुआ, तो सेम डायरेक्शन भी होना है, सेम डायरेक्शन भी होना है। तो इक्वल वेक्टर्स तभी होंगे जब वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें, जब उनकी मैग्नीट्यूड सेम हो और जब उनका डायरेक्शन भी सेम हो। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये जो हाफ ए टी स्क्वायर है इसकी यूनिट मीटर हो गई, ठीक है। ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, तभी तो ये इक्वलिटी को होल्ड कर रहा। ये तीनों जो है टर्म्स ये इक्वलिटी को होल्ड कर रहे हैं। अब देखो क्या हुआ कि ये मीटर है और ये भी मीटर है, तो कंपेयर, ये दोनों वेक्टर को हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। अब ये जो पार्टिकल सी से थ्रो किया गया उसको भी सी से पी में आने में टी टाइम लगा, तो इसका जो हाफ ए टी स्क्वायर है इसका भी मैग्नीट्यूड 5t स्क्वायर है, ठीक है। अब हम लोग को वेक्टर में क्या मालूम है कि द लेंथ, या ये ध्यान से सुनने की बात है कि द लेंथ ऑफ एन एरो आर्बिट्रेरी रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। जो बातें अच्छी लगी आप इसको पॉज करके लिख भी सकते हैं, एक छोटा छोटा नोट्स बना सकते हैं। लेक्चर के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट छोटे छोटे बात आएंगे जिनको आप नोट्स बना सकते हैं। हम काफ़ी इंटरेस्टिंग और छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के साथ जो आज के डेट के लिए रेलिवेंट है हम वीडियो कंटिन्यू लाने वाले हैं, हम रुकेंगे नहीं, ठीक है। तो आप छोटा छोटा कुछ बना सकते हो, जब देख ही रहे हो वीडियो को तो कुछ मतलब सीख ही लो और इसको अप्लाई करो और श्योर अच्छा लगेगा, ठीक है, श्योरली अच्छा लगेगा। अगर टॉपर्स लाइक किए ना तो इसका मतलब कि क्यों लाइक किए इसके पीछे तुमको रीज़न पता चलेगा और तुमको भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5t स्क्वायर है और इस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 5t स्क्वायर है। अब लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा, लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा। तो ये लेंथ अगर 5t स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा तो बेटा ये लेंथ तो 5t स्क्वायर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, है कि नहीं, ये तो 5t स्क्वायर से कम होगा,
क्योंकि कंपेयर तो कर सकते, एक ही स्केल है, एक ही स्केल में हम ड्रॉ कर रहे हैं। दोनों ये जो वेक्टर है ये भी डायरेक्टेड डाउनवर्ड है, ये भी वेक्टर डायरेक्टेड डाउनवर्ड है। दोनों का मैग्नीट्यूड 5t² है, डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, और दोनों मीटर मीटर है, तो इक्वल वेक्टर होगा। लेकिन ये देख के तो इक्वल नहीं लग रहा, तो ये इन डायग्राम्स में गलती हुआ। लेकिन बच्चों ने इनको जम करके बनाए, है ना। जब भी क्लास हुआ ऑफलाइन क्लास, बच्चों ने ऐसा बनाया, और मैं चाहता था कि ये बनाओ और ये डिस्कस करें हम, ताकि ठीक है। तो आप गलती करो, गलतियों से सीखो, उसको रिपीट ना करो, ठीक है। तो आप देखो, इसमें सीखने वाली बहुत बात, हम चाहते तो डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन कर सकते थे, लेकिन ये पॉइंट्स फिर नहीं आ पाता। तो इक्वल वेक्टर्स तब होंगे, दे मस्ट रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम मैग्नीट्यूड होना है और सेम डायरेक्शन होना है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन में ये 5t² है। अब ये यहाँ से ये 10t हुआ, और ये था c, और इस तरीके से देख लो, ठीक है। ये 10 मीटर है बेटा, और ये 20 मीटर, सॉरी ये शायद 20 मीटर था, है ना। ये 20 मीटर था और ये 30 मीटर था, इस तरीके से। अब यहाँ पे ये देखो कि इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, कुछ d मान लेते हैं। ये एंगल हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री है। यहाँ से इसको ऐसे करके डॉटेड लाइन इस तरीके से कर दिए, ठीक है। अब ये हमारा 60 डिग्री हो गया, इसको हम E ले लिए, ठीक है। अब ये इन ट्रायंगल DCE यहाँ पे तुम कर लो। अब ये 20 मीटर है और ये 30 मीटर है, तो ये आप बोल सकते हो कि ये 10 मीटर है। अब इसमें तुम साइन रूल करो, साइन थीटा का वैल्यू या कॉस थीटा जो भी है निकाल सकते हो। तो अगर हम साइन 60 कर लें, साइन 60 जो कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होगा, तो ये CE एंड बाई DC। अब ये जो CE है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, और ये कितना आया, तो ये 10t आ गया, और ये कितना के बराबर हो गया, √3/2 के बराबर हो गया। 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो t आया वो 2/√3 सेकेंड के इक्वल आ गया। तो ये तो पता चल गया कि कितने देर के बाद दोनों पार्टिकल्स कोलाइड करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से जो पार्टिकल चला और यहाँ से जो पार्टिकल चला, ये दोनों पार्टिकल साथ में चले, और ये t0 है, ये t0 है, तो ये जो कोलिजन का टाइम है वो t = 2/√3 सेकेंड है। तो t = √3 सेकेंड में 2/√3 सेकेंड के बाद ये दोनों कोलिजन हो जाएगा। अब इसमें देखो बेटा, अगर इसी में अगर हम लोग cos 60 कर लें, तो cos 60 DE/CD या DC, और ये तो DE हमको मालूम नहीं, तो यहाँ से जो DE है वो हम DC/2 लिख सकते हैं। ये cos 60 हाफ हो गया, और DC जो है वो 10t है, तो 10t/2, तो ये 5t हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो गया हम लोगों का 5t, और ये जो डिस्टेंस है वो तो 10t हो गया। तो जो एक क्वेश्चन इसमें पूछ रखा हुआ कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टावर्स, तो डिस्टेंस बिटवीन द टावर्स का जो आंसर हम लिख सकते हैं वो हम 15t लिख सकते हैं। ये 10t हुआ और ये 5t हुआ, तो जो डिस्टेंस बिटवीन द टावर्स है वो 15t है, और t का वैल्यू हमको मालूम है 2/√3, तो इसको हम पुट कर दें तो ये हमको 30/√3 आ जाएगा, जिसको कि हम 10√3 मीटर बोल सकते हैं। D = जो डिस्टेंस बिटवीन द टावर्स आ गया वो 10√3 मीटर आ गया, ठीक है। ये तो डिस्टेंस बिटवीन द टावर्स मिल गया। अब हम लोग को क्या करना है कि दूसरा ये पूछ रहे हैं कि जो कंबाइंड मास
जो कंबाइंड मास है वो कहाँ पे लैंड करेगा। तो एक मास जो m इधर से चल रहा है और जो 2m मास ऐसे करके जो इधर से चल रहा, ठीक है। तो तुम लोग को मालूम है हॉरिजॉन्टल में तो वेलोसिटी चेंज होगा नहीं, तो ये जो m मास है इसका मोमेंटम हमेशा हॉरिजॉन्टल में कितना होगा, 10 है, तो इसका वेलोसिटी तो 10 है, ठीक है। तो इसका मोमेंटम 10 इंटू m होगा, तो 10m इसका मोमेंटम हॉरिजॉन्टल में इधर है। और ये जो 10 है इस 10 का हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट कितना होगा, 5 होगा। ये 10 है तो इस 10 का हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट कितना होगा, 10 cos 60 हाफ हो गया तो 5 हो गया। तो ये जो मास 2m चल रहा उसका मोमेंटम इधर में 10m है, तो एक मोमेंटम इधर में 10m है और एक मोमेंटम इधर में 10m है। तो जब इसको और इसको दोनों को एक सिस्टम हम लेते हैं तो इस पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो हॉरिजॉन्टल में 0 आ रहा। तो जब ये कोलिजन करेंगे तो कम्प्लीटली इनइलास्टिक है, तो कुछ स्टिक टाइप का हो गया है यहाँ पे। तो अब ये जो स्टिक होकर के एक जो कंबाइंड 3m मास बना, इस 3m मास का इस सिस्टम का हॉरिजॉन्टल में पहले से ही मोमेंटम नहीं है तो बाद में भी नहीं होगा। तो ये फ्री फॉल ऐसे करके जिस जगह पे मान लो पी पे कोलाइड किया और कोलिजन के बाद ऐसे करके स्ट्रेट पाथ मोशन अंडर ग्रेविटी में ये नीचे फॉल हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसका मोमेंटम हॉरिजॉन्टल में 10m है और इसका भी मोमेंटम तो इधर का जो ऐसे था 10 का 10 cos 65 तो 5 और इंटू 2m, तो ये भी 10m है और ये भी 10m है, दोनों का ऐसे आ गया। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये जो पार्टिकल है इस पार्टिकल ने इधर में मोमेंटम लाया है 10m और ये पार्टिकल इधर में मोमेंटम लाया है 10m। अब ये मास 3m हो गया। अब इस पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है ये m मास इधर से जो आ रहा था उसके वजह से ये पॉइंट P है। तो इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम हॉरिजॉन्टल में 0 है, ठीक है। इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम हॉरिजॉन्टल में 0 है। तो ये जो कंबाइंड मास है 3m वो इस तरीके से यहाँ पे ऐसे करके फॉल कर जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस थे और हम प्रोजेक्टाइल पे और भी प्रॉब्लम्स बताएंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे। हम ला रहे हैं प्रॉब्लम और कुछ जो आज के मतलब सिनेरियो में बहुत रेलिवेंट फिट बैठने वाले हैं उनको ही हम डिस्कस करेंगे। लेंदी सम हम डिस्कस नहीं करेंगे उन तरह के जिनका कोई है ना मतलब पेशेंस भी नहीं है बच्चों के पास, ठीक है। तो इसको देख लो और बाय और क्या।